नमस्ते आप सभी को। क्वांटम एक्सपर्ट जयेश पाराशर जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आज हम उनसे क्वांटम क्या है और क्वांटम का सामान्य जनजीवन में क्या असर है, प्रभाव है, कैसे उपयोगी है और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। हम तो इसमें हमें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, ना हम इसका जीरो भी नहीं जानते, पर हमारे साथ एक्सपर्ट है, हमारा सौभाग्य है। तो मैं फिर से जयेश पाराशर जी का एक बार स्वागत करती हूँ। आप हमें क्वांटम के विषय में पूरा समझाइए। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और यह हमारे साधारण कंप्यूटर से कैसे अलग है। जी, बहुत अच्छा सवाल है मैडम। क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअली जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में भी इसको डिस्कस किया था जी। तो हमारे फिज़िक्स में अलग अलग तरह के फिज़िक्स हैं, 3 तरह के मेन फिज़िक्स हैं, जिसको हम एक को कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स, जिसमें हम डे टू डे की चीज़ें देखते हैं, जैसे न्यूटन के नियम है, बॉल का जाना है, बैट से बॉल का मारना है। फिर एक है क्वांटम फिज़िक्स, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्वांटम फिज़िक्स पे काम करता है। इसका एक मैं बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ कि यदि हम चीज़ों को बहुत छोटा 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 करते जाएं और अणु परमाणु लेवल पे चले जाएं, परमाणु के अंदर के जो कण हैं उनके लेवल पे चले जाएं, तो हमारे सामान्य जीवन के जो फिज़िक्स के नियम हैं वो वहाँ नहीं लगते। वो जो यदि हम एक परमाणु की बात करें या हम परमाणु के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात करें, तो एक ही समय में एक से अधिक जगह पर उपस्थित हो सकते हैं। तो उनका फिज़िक्स जो है वो हमारे डे टू डे के जो फिज़िक्स है, हमारी जो समझ है एक चीज़ों को देखने की, उससे थोड़ा अलग है। उन्हीं सिद्धांतों को जब हम वाकई में इम्प्लीमेंट कर पाए, हम प्रयोगशाला में बना पाए, फिर कमर्शियल रूप से उसको जब हम एक चिप में रख पाए, उसी से बना हुआ कंप्यूटर जो है वो क्वांटम कंप्यूटर कहलाता है। जी। तो ये इस तरह से सामान्य कंप्यूटर, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, आपकी स्मार्ट वॉच भी एक कंप्यूटर है, इन सभी से क्वांटम कंप्यूटर अलग है सैद्धांतिक रूप से। तो जो क्वांटम कंप्यूटर सैद्धांतिक रूप से अलग है, तो जी। क्या हमारे घरों में मोबाइल है, लैपटॉप है, हमारे कंप्यूटर है, जी, वो क्वांटम कंप्यूटर आने से क्या बेकार हो जाएंगे। ये भी एक भ्रांति है। तो वो बिल्कुल बेकार नहीं होंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि जब आप गूगल पे कोई सर्च करते हो या किसी भी सर्च इंजन पे, या आप कोई अपना प्रोग्राम चलाते हो, जैसे आपकी कोई दुकान है, उसका इन्वेंटरी का है, आपका कोई बिजनेस है, उसमें आप एचआर के रूप में कोई या किसी तरह का पूरी कंपनी को चलाने वाला, लेखा जोखा रखने वाला सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, तो वो अपनी जगह अपना काम करता रहेगा, क्योंकि वहाँ हमें क्वांटम की ज़रूरत भी नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत हमें वहाँ है जिन समस्याओं को हम हल नहीं कर पा रहे। अच्छा। तो ऐसी कई समस्या है जिनका ब्रॉडर लेवल पर बहुत बड़ा असर है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं लूँ कि फॉरकास्टिंग कि वेदर फॉरकास्टिंग, आई मीन वेदर फॉरकास्टिंग में भाई कब पानी गिरेगा, और यदि हम आज फॉरकास्ट देखते हैं हमारे फ़ोन के माध्यम से जो आता है, वो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो कई बार वो गलत साबित होता है, क्योंकि वेदर फॉरकास्ट करने के लिए आपको इतने सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करना पड़ता है कि हमारे जो सुपर कंप्यूटर भी हैं वह जवाब दे जाते हैं। तो हम एक उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाते हैं कि हाँ भाई पानी गिरेगा, इस समय गिरेगा, इतने 3 दिनों में गिरेगा। वो गलत हो जाने से आप सोचिए कि किसान जो बोनी करके बैठा है, उसको लग रहा है कि कल पानी गिर जाएगा, हाँ, तो वो कितना एक उसके लिए घाटा हो जाता है। घाटा हो जाता है। यस। इसी प्रकार उर्वरकों का उत्पादन जो है वो एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। क्वांटम कंप्यूटर बनने से हम उस कठिन और बहुत ज़्यादा ऊर्जा खाने वाली, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली जो प्रक्रिया है उर्वरक का उत्पादन, उसको हम एक अलग तरीके से नेचुरल वे में कर पाएंगे। आज अच्छा। आप सोलर पैनल की इफिशियंसी बढ़ा पाएंगे। जी। तो आप सोचिए कि कितनी जगह पर मानवता की यह मदद कर सकता है। एक आम आदमी के जीवन में क्वांटम का क्या असर पड़ेगा, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ बहुत सरल शब्दों में। क्वांटम कंप्यूटर ऑलरेडी आ गए हैं और हमारे जीवन में कुछ हद तक इसका
असर भी शुरू हो पता गया। लग रहा है, क्योंकि अभी जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो हाइब्रिड मॉडल में चल रहे हैं। तो हमारा जो सुपर कंप्यूटर या क्लासिकल सुपर कंप्यूटर हैं या क्लासिकल सर्वर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और जो काम जहां हमें लगता है कि क्लासिकल कंप्यूटर से हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, वहाँ हम ऑलरेडी क्वांटम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके और उनसे बेहतर रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई साल मैंने इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर में काम किया है, जी। तो मैंने भी खुद ने अपना एक पीस बनाया था कि हम कैसे इंश्योरेंस की दरों को कम कर सकते हैं। यदि हम मॉर्टेलिटी जो एक जिसके आधार पर सारा इंश्योरेंस की प्रीमियम की गणना होती है, जी। वहाँ पर सारा खेल प्रोबेबिलिटी का रहता है कि अच्छा। भाई इसमें जो मरने, यदि कोई मरता है तो आपको प्रीमियम, आपको सॉरी क्लेम देना है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्लेम देना है। तो ऐसे हमारी मॉर्टेलिटी रेट की टेबल होती है, एक्सीडेंट रेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम अलग अलग तरह की सिमुलेशंस को यूज़ करते हैं। जी जी। तो थोड़ा साइंटिफिक है ये, लेकिन उन सिमुलेशन को यदि हम क्वांटम सिमुलेशन से रिप्लेस करें तो हम बेहतर दरों के साथ वहाँ पर काम कर सकते हैं। और ये जस्ट एक एग्जांपल है। वाकई में यदि देखा जाए तो कई जगह पर डिफेंस में ऑलरेडी और नेशनल सिक्योरिटी में क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। शुरू हो गया। वहाँ बहुत ज़्यादा कोई देश इस बारे में बताते नहीं हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आया और ऐसा संभव भी है कि जो अमेरिका के एक सैनिक हैं जिनको इराक में पैराशूट से निकलना पड़ा और उनको ढूंढा गया, तो उसमें भी कई सारी बातें सुनने में आती है। कुछ इसका प्रमाण तो नहीं होता है, लेकिन क्वांटम क्यूबिट बनाने की ही जो प्रोसेस है उसी के थ्रू बताया जाता है कि कुछ इस तरह के यंत्र बने हैं जो बहुत ही सूक्ष्म मैग्नेटिक फील्ड को भी पकड़ सकते हैं, और उसी के द्वारा उनको वहाँ जाकर उनके हृदय की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़कर और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन निकालकर उनका रेस्क्यू किया गया। अरे वाह। तो आप बता रहे हैं कि क्वांटम मतलब हर जगह छोटा छोटा, डिफेंस में, हमारी एआई में, हमारी इकोनॉमी में, सब में हमको कहीं ना कहीं मदद करना शुरू कर लिया है। तो अब आम जनमानस को भी क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने के लिए क्या वैज्ञानिक होना पड़ेगा? यही एक गलत अवधारणा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के जो मौलिक तथ्य हैं जी। फंडामेंटल्स हैं, वो आपको कक्षा 9वीं से पढ़ाए जाना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह। हाँ। अब आप देखिए कितनी विडंबना है कि जो सबसे एक तरह से कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, उसी के सारे जो पार्ट्स हैं वो हमारे कक्षा 9, 10, 11, 12 जो 9वीं में पढ़ाया जाता है, वही 11वीं में एडवांस रूप से, जो 10th में पढ़ाया जाता है वो एडवांस रूप से ये तो सामान्य मैथ्स, फिजिक्स, साइंस सब में सही है, मतलब मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है। यदि हम कोई इसमें आर्ट्स वाली स्ट्रीम पे जाएं तो उसमें भी ऐसा ही है। जो 9th में पढ़ाया जाता है वो तो ऐसा क्वांटम का भी ऐसा ही है, 9th से आगे अपग्रेड होता जाएगा। इसको क्वांटम ना कहकर मैं बोलूँगा, जो क्वांटम के जो मौलिक तथ्य हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, एक बहुत बड़ा तथ्य है जिसको हमको पढ़ना चाहिए अच्छे से, या आपकी स्टैटिस्टिक्स है, या प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं जो कि क्वांटम का मूलभूत है, जब तक आपको इनका ज्ञान नहीं होगा, व्रत है या आपका पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है 9th के भी पहले पढ़ाया जाता है। तो इस तरह के जो अध्याय हमको पढ़ाए जाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उनको यदि शुरू से लिंक करके क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम फिजिक्स से लिंक करके यदि पढ़ाया जाए, तो हमारे पास क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जानने वाले इंजीनियरों की बड़ी भारी संख्या हो सकती है। अरे वाह। तो सरल शब्दों में अगर आप क्वांटम की बात कर रहे हैं तो सरल शब्दों में उसकी कुछ परिभाषाएं भी आपके पास है। जैसे आपने मुझे पूर्व में बताया कि श्रोडिंगर समीकरण क्या है, विज्ञान के लिए कि क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसी हमारी पिछली बार बात हुई है। जी। तो मैं वो जानना चाहूंगी कि ये क्या है। तो बेसिकली अपन इसको ऐसा समझे कि मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से भी मतलब जोड़ूंगा कि सभी कुछ संभावना है। यदि हम कहें कि ये होने वाला है, तो हम
बड़ी गलत बात कह रहे हैं कि ये होने वाला है, क्योंकि ये जो दुनिया है, जो जिस तरह से ये काम करती है, जो मेरी समझ है कि ये सारी संभावनाएं और कुछ होने वाला है ऐसा आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह है सकते। ना? हाँ। जैसे यदि आप घर से भी निकले सुबह तो जरूरी नहीं कि आप अपने ऑफिस पहुंचेंगे, हो सकता है बीच में आपको कोई मिल जाए, कहीं ट्रैफिक जाम हो, कहीं और कुछ दूसरी घटना हो जाए। तो ये जो संभावना है इसी को हमने फिजिक्स में जब समझा तो न्यूटन का फिजिक्स जैसे कहता है कि साहब ये चीज होगी जी। उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। हाँ। कि हाँ ये होना ही है, यदि ये बॉल मैंने फेंकी दीवार पे तो ये टकरा के वापस आएगी। आएगी। वही क्वांटम फिजिक्स में जब हम सूक्ष्म कणों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो बॉल इलेक्ट्रॉन या परमाणु स्वरूप बॉल यदि मैं फेंकूं तो ये इसके पार भी जा सकती है, वापस भी आ सकती है और कहीं और भी जा सकती है। तो ये जब सारी हम बातें डिटर्मिनिस्टिक ना करके प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इसकी डिस्कस करते हैं कि इसके होने की संभावना क्या है जी, तभी हम इस दुनिया जिस तरह से काम करती है उस फिजिक्स की हम बात करते हैं। अरे वाह, तो बड़ा नेचुरल है, मतलब है। कोई क्वांटम फिजिक्स कोई विचित्र नहीं है, ये इंटरेस्टिंग नेचुरल है, इंटरेस्टिंग है। और जब शुरुआत करते हैं हम तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप करेंगे और उससे कुछ गेन भी करेंगे, ये 100% श्योर है। जी। हम जब जो चीजें होनी है जिस तरह से होती है दुनिया में, हम उसको देखने का नजरिया बदलेंगे जी। तो वही क्वांटम फिजिक्स जो संभावनाओं का फिजिक्स लगता है, जो विचित्र लगता है, वो हमें नॉर्मल लगने लगेगा। जी, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि इसकी तकनीकी भाषा जिसके लिए आप मतलब कुछ शब्द यूज़ करते हैं, वो तकनीकी भाषा क्या है? जैसे आपसे मुझे पूर्व में मेरी बात हुई तो वेव फंक्शन ऐसे कुछ सुपरपोजिशन ऐसी कुछ बातें हैं, तो वो थोड़ी हमको तो वो पता नहीं, हम क्वांटम में अभी इंटर ही कर रहे हैं आपके माध्यम से जी। तो वो छोटा छोटा हम जानना चाहेंगे कि वो क्या है, वो आप संक्षिप्त में बताएं, फिर हम उसकी डीप स्टडी मतलब उसमें डीप घुस सके उसमें। जी जी। तो बेसिकली वेव फंक्शन का मतलब यही है। मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ स्कूल में कि जैसे हम जो बोल रहे हैं वो वेव्स है, तो वो आप भी सुन पा रहे हैं, दूसरे लोग भी सुन पा रहे हैं। मुझे आपकी तरफ मुंह करके बोलूंगा तभी ऐसा नहीं आप सुन हाँ, नहीं। तो वेव की एक प्रकृति है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेव डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सभी जगह है, हम कह सकते हैं इस कमरे में। और पार्टिकल की मैं बात करूं तो पार्टिकल जैसे मैं एक चौक का टुकड़ा लेता हूं अपनी क्लास में, उसको फेंकता हूं तो वो एक ही जगह जाता है। हाँ। तो वेव फंक्शन जो है वो इस तरह की जो जहां डिस्ट्रीब्यूटेड हम चीज की बात कर रहे हैं वहां हम वेव फंक्शन की बात करते हैं। अच्छा। हम किसी डिटर्मिनिस्टिक कोई स्केलर की बात नहीं करते, हम कोई एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं करते। बिल्कुल। तो इसी से हम इसको समझे कि वेव फंक्शन हमको एक ऐसी चीज देता है जिसमें सब कुछ जो सब जगह है और जिसमें सब कुछ समाहित है। यस। बड़ी एक इंटरेस्टिंग मतलब चीज मेरे दिमाग में आई जी। जिसको मैं क्लास में बताता हूँ कि वेव फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसको हम कहें कि ये एक अंग्रेजी में ओरेकल कहते हैं, ओरेकल गॉड है या उनके कुछ है जिसको जो प्रश्न पूछो वो उत्तर देता है। हाँ। तो वेव फंक्शन ऐसी चीज है जिसको आप पूछो कि बता भैया तेरी गति कितनी है तो वो गति दे देगा। जी। उससे आप पूछो कि आप किस दिशा में जा रहे हो तो वो दिशा बता देगा। हाँ। उससे आप पूछो कि आपकी कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हमारा संवेग होता है, मोमेंटम, हाँ, वो बता देगा। आपकी ऊर्जा बता। तो वेव फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ समाहित है, उस ऑब्जेक्ट के सारे गुण जी। और उसको आपको केवल जाके क्वेरी करनी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये थोड़े से आपके टेक्निकल मतलब इसकी वो है थ्योरी है। जी सर। सॉरी माफ कीजिएगा, आपने सुपरपोजिशन का ही पूछा। जी। तो सुपरपोजिशन भी जैसे मैंने कहा वेव सब जगह है। जी। तो वैसे सुपरपोजिशन भी वही गुण है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ भी है, वहां भी है, उधर भी है, इधर भी है, एक ही समय में उसका मल्टीपल जगह पर होना, यही हम सुपरपोजिशन कहते हैं। तो वेव में आप सुपरपोजिशन ज्यादा अच्छे से बता सकते हो। पार्टिकल तो आपका या तो यहाँ होगा या वहाँ होगा।
अरे ये तो वेरी इंटरेस्टिंग हो गया, जी। सरल भी हो गया है। जी आपने पूरा सब बहुत सरलतम बताया, वास्तव में आप एक्चुअल में एक्सपर्ट हैं। हम लोग आपसे और जानना चाहेंगे अगले एपिसोड में भी कि आपकी जो क्वांटम, जिसको पूरा विश्व मान रहा है और जो हमारी दैनिक दिनचर्या जीवनचर्या में आने वाला ही है, जी आ ही रहा है, आ चुका है, आना बाकी है, और सर्व सामान्य के साथ भी वो शेयर हो सके, तो उसके आपने हमको सरलतम उपाय बताए हैं, सरलतम प्रक्रिया बताई है, सरलतम सीखने की तकनीक बताई है। तो हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। हम आपके साथ कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि हम इसमें और क्या गहराई है। आज अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।